जेड़ा लगा शैल मनाएगी, शैल उससे दियां गल्लां। बच्चे को उड़ने के लिए छोड़ दीजिए, सोचने के लिए छोड़ दीजिए, और जिधर के रास्ते में वो जाता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। इस लेवल के ऊपर टाकरी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जब आत्मगौरव महसूस करेंगे तो आपको दुनिया के और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। हम एक ऐसी जनरेशन में जी रहे हैं जहां पर सोशल मीडिया पर हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, पर हम किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये बहुत मायने रखता है ना। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतिमा और इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की तरफ से आपके लिए ये इंस्पायर सीरीज है, ताकि आप ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो जो जेन्युइनली आपको इंस्पायर करें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और आज के हमारे जो मुख्य मेहमान हैं वो कुछ ऐसी ही शख्सियत है। हमारे साथ हैं पद्मश्री प्रोफेसर ललित मंगोत्रा जी। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू श्वेतमा जी, आपका और इस डिपार्टमेंट का जिन्होंने मुझे मौका दिया मैं आपसे बात करूं जी और वैसे सबसे मुखातिब हो सकूं। सर, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगी कि बीइंग अ फिजिस्ट, मतलब फिजिक्स से आपका राब्ता रहा है, आपने पीएचडी करी है और साहित्य को आपने पूरी उम्र अपने साथ रखा। ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, दो अलग अलग दुनिया है, तो आपने उसको कैसे बराबर कैसे चलाया? आप देखें तो डेडली हैं, हम्म। देखें तो बड़े एंड लिवनिंग हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं मेरे विचार में। मैं समझता हूँ साहित्य और साइंस का एक बहुत गहरा संबंध है। आज वो टॉपिक नहीं है इसलिए उस पे बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो फिज़िक्स में रहा शुरू से ही, उसके कुछ कारण थे। और दूसरा जो डोगरी है वो मेरे मन के साथ जुड़ी हुई है, मेरे वातावरण के साथ जुड़ी हुई है, मेरे घर के साथ जुड़ी हुई है। रूह करने के एक रिश्ता हाँ, है। और रूह दा ओहदा डोगरी दा ते मेरा रिश्ता रूह दा है, तुसें बिल्कुल ठीक आखेआ। जी, ते साइंस दा ते मेरा रिश्ता दिमागी है। क्या बात है। सर, ये जो नई जनरेशन है, स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ये ना बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं जब इनको मल्टीपल चीज़ें अगर हम एकदम से दे दें। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा इंजीनियरिंग करे, पर इंटरेस्ट उसका साहित्य की तरफ है, लिटरेचर की या आर्ट की तरफ है। तो आप कैसे उनको बोलोगे कि वो उन उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करके चलें? बात ये है कि ये नहीं है कि जो भी पेरेंट्स ने कहा वो इसलिए नहीं मानना कि वो पेरेंट्स ने कहा है, ना ही इसलिए मानना है कि वो पेरेंट्स ने कहा है। बच्चों की एक स्टेज होती है जब मानना नहीं मानना बेचारों के हाथ में भी नहीं होता। हुँ, फिर एक उनकी उम्र आती है जब वो फैसला कर सकते हैं कि ये मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। मैं समझता हूँ शुरू की उम्र में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है कि वो ये सोचें कि हम बच्चों को ये ना सिखाएं कि डॉक्टर बनो, ये ना सिखाएं कि इंजीनियर बनो, ये सिखाएं कि आप अपनी मर्जी से अच्छी लाइन चुनने के काबिल बनो। क्या बात है। बिल्कुल। आप उनको इतनी एजुकेशन दे दो, इतना एक्सपोज़ कर दो, इतना ओपन माइंडेड कर दो कि वो सब कुछ देख सकें अपनी तरफ। आप अच्छे पेरेंट तभी हैं अगर आप उनकी उत्सुकता को मरने नहीं देते, आप उनमें वो क्यूरियोसिटी ज़िंदा रखते हैं। और जितनी ज़्यादा ज़िंदा रखते हैं, अगर आप टीचर हैं, पेरेंट हैं, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी आपकी ये है कि आप उस उत्सुकता को, क्यूरियोसिटी को कितना बढ़ाते हैं। बढ़ाएँगे तो बच्चे सोचेंगे अच्छा साइंस में ये है, आर्ट्स में ये है, कविता में ये है, कहानी में वो ये खुद है। एनालाइज़ करके बिल्कुल। डिसाइड कर पाएँगे। और उस वक़्त एनालिसिस हो भी ना हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो जाए। जी। देखो उस उम्र में लाइकिंग ही आगे जाके आपका रास्ता बनाती है। क्या बच्चे ने 6, 7, 8 साल के बच्चे ने एनालिसिस क्या करना है? राइट। उसकी लाइकिंग है। एक बार लाइकिंग हो गई, आप जानते हैं हुँ। जिसको आप पसंद करते हैं। साढ़े एक शायर न मनोज, उनकी डेथ हुई थी, डॉक्टर मनोज। उनकी एक लाइन है शायरी दी, जेड़ा लग्गा शैल मनाएगी, शैल उससे दियां गल्लां। आहा! जो दिल को अच्छा लगता है ना, उसी की उसी बातें। की बातें अच्छी। बिल्कुल। जो दिल को पसंद है ना,
वो अच्छा लगना शुरू हो जाता है, उसमें क्वालिटीज़ भी निकल आती हैं। तो वो उम्र होती है बच्चों में लाइक डिसलाइक करने की, तो उनको इस काबिल बनाइए कि वो उस चीज़ को लाइक करें जिसमें उनके लिए स्कोप हो, हुँ। उनके आगे बढ़ने के रास्ते हों। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चा एक बार उस लाइन पे चलेगा ना, तो अपने आप वो एक्सप्लोर करेगा। एक्सप्लोर करेगा वेरी और राइट। आगे बढ़ेगा। सर, आपकी बात से मुझे याद आया कि अगर हम पुरानी गुरु शिष्य परंपरा देखते हैं, अर्जुन तो बने क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उनकी तीरंदाजी को उनके गुरु ने परख लिया और उसको उसी चीज़ में ट्रेन किया। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हमारे फैमिली सेटअप में भी अभी भी ये चीज़ें मिसिंग हैं कि हम बच्चे को उसका टैलेंट एक्सप्लोर नहीं करने देते, हम ज़बरदस्ती उससे वो चीज़ें कराते हैं जो शायद वो करना भी नहीं चाहता? बिल्कुल। और उसमें सबसे एक समस्या जो है ना, वो है अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स ऑफ द पेरेंट्स। वेरी जो राइट। उनकी अपनी ज़िंदगी में ख़्वाहिशें थी ना, वो पूरी नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों के द्वारा करना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। खलील जिब्रान ने कहा है कि बच्चे आपके द्वारा हैं, आपके नहीं हैं। हुँ, बच्चे सोसाइटी के हैं, बच्चे समाज के हैं, बच्चे इस दुनिया के हैं। आप तो सिर्फ़ एक कारण बने हैं, उनको इस दुनिया में लाने का। वो सारे सारे संसार की धरोहर हैं, वो सारे संसार का फ्यूचर हैं। इसलिए उनके ऊपर ये ये मेरा बच्चा है। एक्सपेक्टेशंस का। नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी मर्ज़ी से चलेगा, जिधर मैं कहूँगा ये मेरा नाम हुँ, रोशन करेगा। जब आप इस किस्म की सोच में अपने आप को उलझा लेते हो, तो बच्चे की टैलेंट को लिमिट कर देते हो। हुँ। उसकी उड़ान जो है ना, उसको आप लिमिट कर देते हो, उसको कम कर देते हो, क्योंकि आप उसको अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करते हो। तो बच्चे को जैसे मैंने शुरू में कहा कि उनमें क्यूरियोसिटी ज़िंदा रखिए, दूसरा उनमें जो इधर लिखा हुआ है ना, ड्रीम करने की ताकत, इसको बढ़ाइए। क्या बात है! सर, इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट मेरे दिमाग में ये भी आया कि ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं हमारा बच्चा सब कुछ ही कर ले। वो बेचारा बच्चा सुबह स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, फिर ट्यूशन पढ़ता है, फिर शाम को उसको कहीं स्विमिंग क्लास, कहीं योगा क्लास, कहीं कराटे क्लास, और फिर वो बेचारा थका हुआ घर पहुँचता है मसा रोटी खा के, एंड द किड गोज़ टू बेड। सो वो ओवर एक्सपेक्टेशन भी तो है कहीं न कहीं। बहुत ज़्यादा, थोड़ी-थोड़ी है। अब एक ही बच्चा है। हैं? उसी को इंजीनियर बनाना है, उसी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसी को खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, उसी को आईपीएल खिलाना चाहते हैं। ये वो हुँ। उनकी जितनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनकी जितनी एम्बिशंस हैं, वो एक बच्चे के थ्रू पूरा करना चाहते हैं। बच्चे को उड़ने के लिए छोड़ दीजिए, सोचने के लिए छोड़ दीजिए और जिधर के रास्ते में वो जाता है, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। ये बात भी कोई बुरी नहीं है, वैसे मैं आपको बता दूँ कि बच्चे को थोड़ा-थोड़ा एक्सपोज़र सब में दीजिए, हुँ, ताकि वो देख सके कि इनमें से मुझे पसंद क्या है। पसंद क्या है? जो उसको पसंद आ जाए, फिर उस पर रोक मत लगाइए। फिर ये मत कहिए यार तूने क्रिकेट क्यों पसंद कर लिया? तुम्हें तो हुँ, गाना चाहिए क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कि मैं सिंगर। लता मंगेशकर की तरह गाती तो तुम भी गाओ। तो एक बार बच्चे का मन जिस साइड पे हो जाए तो उस पे एनकरेज करिए और दूसरा अगर वो मन उसका कुछ देर के बाद तब्दील होता है, रोकिए मत, हुँ, तब्दील करने दीजिए। अपने आइडिया को, अपनी पसंद को बदलने का अधिकार और ये ख्वाहिश सब में होती है। वेरी राइट। अब सर, इस सब में कहीं न कहीं जैसे अगर मैं अपने बचपन का याद करती हूँ, तो मुझे याद है कि दादी बहुत कहानियाँ सुनाते थे और कहीं न कहीं मेरे लिए लिटरेचर वही था। बट आज के टाइम पे बच्चों को पढ़ने का शौक भी नहीं रहा। एक तो एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो लिटरेचर पढ़ने का उनके पास वक़्त ही नहीं है, और दूसरा वो फैमिली सेटअप भी नहीं रहे जहाँ पे लिटरेचर कहानियों के थ्रू या फोकलोर्स के थ्रू पास ऑन होता था। तो ऐसे टाइम में हम अपने लिटरेचर को या अपनी, स्पेशली अगर मैं डोगरी लैंग्वेज की बात करूं, उसको कैसे सर्वाइवल में ला सकते हैं? श्वेतमा तुमने ये बात करके ना मुझे अपना बचपन याद करा दिया। हम्म। कई बार लोग मुझे पूछते हैं ना, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि कहाँ साइंस और कहाँ लिटरेचर, हम्म। तो उसका ये सवाल मुझे पूछा जाता है कि आपको लिटरेचर का शौक कैसे आया? जो आपने कहा ना, वो 100% ट्रू है। मुझे अगर शौक आया लिटरेचर का, मेरी दादी और मेरी माँ के थ्रू आया।
मेरी दादी कहानियाँ सुनाती थी राक्षसों की, हुँ, परियों की, लोक कथाओं की, लक टुनु टुनु, इस किस्म की स्टोरियाँ वो मुझे सुनाती थी। अद्दा पाई जागदा, कोई राक्षस होते थे, हुँ, ये वो। और मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाती थी पुराणों से, महाभारत से, रामायण से, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से आई थी। मेरे मन में जो साहित्य के लिए रुचि जागी है, वो इन दोनों के कहानियों के द्वारा ही शुरू हुई। बाद में क्या हुआ वो हुँ, लंबी स्टोरी है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ। अब हम आते हैं, इन चीज़ों का ये नहीं है कि दादी ने कहानियाँ बंद की, माँ ने कहानियाँ बंद की, तो बच्चों में रुचि बंद हो गई, नहीं। हुँ, बच्चों का दिमाग जो कुदरत ने बनाया है, वो वही है। आजकल रुचि है मोबाइल पे बैठने की। हुँ, उसमें उनको दीजिए ना लिटरेचर, तो ये सोचने की ज़रूरत है। इसमें सोचना पड़ेगा हुँ, कि वो लिटरेचर कैसे रुचिकर बनाएँ, कैसे इंटरेस्टिंग बनाएँ, कैसे बच्चों के जो मन को अच्छा लगने वाला है, वो बनाएँ, हुँ, वो यूट्यूब में कैसे डालें, छोटी-छोटी चीज़ें कैसे बनाएँ। बिल्कुल, आजकल भी बिल्कुल। कहानियाँ बिल्कुल हमने उसका वो एक ढाँचा चेंज हुआ है, जो उसका मूल रूप है ना, जो उसकी आत्मा वो है, वही है। वो चेंज नहीं हुई। तो इसलिए आपका ये सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ लोग इसके ऊपर ध्यान दें। अकेला आदमी नहीं कर सकता राइट। और एक ही जो क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी नहीं कर सकते। इसमें फ़िल्में बनाने वाले, हुँ, एनिमेशन करने वाले, स्टोरी राइटर्स, लिखने वाले। इलस्ट्रेशंस वाले, हुँ। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इन सब का योगदान साथ आना होगा। ज़रूरी है। पर सर मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अभी रिसेंट टाइम्स में देखा कि कुछ 1-2 यूट्यूब चैनल्स ऐसे बने हैं जो डोगरी में एनिमेशंस बना रहे हैं बच्चों के लिए और वो वही दादी का कॉन्सेप्ट लेकर या अलग-अलग जनरेशंस को ब्लेंड करते हुए वो कहानियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पर क्या हमारी ऑडियंस वो कंज़्यूम कर रही है? मिगी लगदा है कुतै ना कुतै ना एह् डोगरें च बड़ी प्रॉब्लम होंदी कि अस दूए गी एप्रीशिएट नहीं करी सकने। पैह्ले अस ओह्दी कमी कड्ढने हाँ, कि यार एह् केह् बनाया इन्नै? रादर कि यार चलो बनाया तो है, इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करेंगे? वी आर बोथ ऑन द सेम पेज। मैं बिल्कुल इसी आइडिया का आदमी हूँ। लोग मुझे बेशक पुराना डोगरा समझें, लेकिन असल में बात ये है कि मैं ये बात पसंद करता हूँ कि किसी ने एफ़र्ट की है ना, जी। पहले उसकी एफ़र्ट को एप्रिशिएट करो। कितनी देर तक हमने कितने लोगों को अपनी डोगरी सीखने से डिस्करेज किया, कैसे? हुँ, देखो जी, ये कश्मीरी डोगरी बोलदा है, किसी कश्मीरी ने डोगरी बोलने की हुँ, कोशिश की, मेरे ढिड पीड़ हो रही है, तो उसका मज़ाक बनाया मज़ाक गया। बना के, उसकी नकल बना के, रादर दैन एनकरेजिंग दैट पर्सन कि ये बोल रहा है, हुँ, इसको बोलने दो। या हमारा बच्चा थोड़ी-सी कोशिश करे, बच्चे को हम कहें डोगरी बोल लगा, उसने बेचारे ने कोशिश की डोगरी बोलने की, गलत बोला ये वो, बोल ही नहीं सकता, उसके आगे पीछे हँसना शुरू हो गए। हुँ, सो हमें और ऐसे ही इस क्षेत्र में जो आप कह रहे हैं हुँ, यूट्यूब वाला, यूट्यूब में छोटी सी कोई चीज़ बनाई, इधर बनाई, ये क्या है जी बनांदे अजकल दे, इन्हें प्रोनाउंसिएशन गै नहीं आंदा, हुँ, पर इन्हें डुआठन का मतलब नहीं है पता। भाई तू आपने डुआठन का मतलब पता करवा के क्या करना है? कोई अगर आप कोशिश ये करा देखो कि वो कोई काम कर रहा है, किसी डायरेक्शन में डोगरी की हेल्प हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो उसको एनकरेज करो। और अगर एनकरेज करते-करते आप करोगे तो वो भी सीख जाएगा, जो आपके दिमाग में हमें वो रिजिडनेस छोड़ने की बिल्कुल, ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। आई एग्री विद यू। सर एम्पावरमेंट की या फिर एम्प्लॉयमेंट की प्रिसाइज़ली अगर मैं बात करूँ एक बेसिक माइंडसेट है कि अगर हम अपने रूट्स के साथ जुड़े रहेंगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएँगे शायद। तो आप स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग पेरेंट्स हैं, जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि अगर कोई बच्चा ये कहता है ना कि मैं डोगरी में आगे एजुकेशन परस्यू करना चाहता हूँ, तो उसे शायद बहुत एनकरेजमेंट नहीं मिलती होगी। उसको ये कहा जाता है कि आगे आगे के नौकरी मिलनी तुगी या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स जो है वो बहुत लिमिटेड हैं। तो आपका इस पे क्या विचार है? देखो मैं तो ये बात कहता हूँ कि इस दुनिया में जिन लोगों ने भी नए काम किए हैं, पाथ ब्रेकिंग, जो नए काम हुए हैं, नई डिस्कवरीज़, नई इन्वेंशन, वो उन लोगों ने की है, जिन्होंने अपनी मातृभाषा में सोचकर, लिखकर, समझकर वो काम किया है। बिल्कुल। हिंदुस्तान में जो पहला नोबेल प्राइज़ मिला,
लिटरेचर में वो किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को। और उन्होंने बांग्ला में लिखा सबसे ज्यादा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सारा साहित्य बांग्ला लैंग्वेज में लिखा। उसके बाद उन्होंने खुद या किसी और ने ट्रांसलेट किया दूसरी भाषाओं में। तो उनको अपनी भाषा में काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। आइंस्टाइन को, जिसने इतनी बड़ी साइंस की रिसर्च की, ये सब कुछ किया, उसने सारा काम जर्मन भाषा में किया क्योंकि वो जर्मन था। नील्स बोहर, जिसकी एटॉमिक थ्योरी सारी दुनिया में मशहूर है, कि एटम की ये स्ट्रक्चर है, ये बोहर्स थ्योरी बड़ी मशहूर है। ही वाज ए डेनिश पर्सन, तो उसने सारा काम डेनमार्क का रहने वाला था, डेनिश लैंग्वेज में किया। कोई ऐसा हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग अंग्रेजी बोलने वाले हैं, किसी हिंदुस्तानी की कोई एक अंग्रेजी की कोई ऐसी किताब है जिसे नोबेल प्राइज मिला है? जिसे दुनिया का बहुत बड़ा प्राइज मिला। आप किसी दूसरी भाषा में किसी दूसरे जगह से उत्पन्न हुई चीज से, जिसकी आबो हवा अलग है, जिसकी जमीन अलग है, जिसका आसमान अलग है, जिसके मौसम अलग हैं, जिधर के कल्चर अलग है, जिधर का सब कुछ अलग है, उस भाषा में आप कैसे वो काम कर सकते हो? इसलिए पहले तो मैंने आपकी बात का ये जवाब दिया कि अपनी जड़ों से जुड़ के रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अपनी जड़ों से आप जुड़े हों तो आपका जो वृक्ष है ना, इसमें पॉसिबिलिटी रहती है, ये हर तरफ फैल सकता है और उसमें अधिक से अधिक फूल हो सकते हैं। सर, एक बात और जहन में आई कि आजकल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ है कि जगह जगह टाकरी में लिखा जा रहा है, बट सैडली टाकरी ज़्यादा लोगों को पढ़ना आती नहीं है और मुझे लगता भी नहीं है कि आने वाली जनरेशन वो भाषा इतनी जल्दी सीख पाएंगी। तो हाउ मच डू यू थिंक कि क्या ऐसा होना चाहिए कि जम्मू में अलग अलग जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके नाम टाकरी में लिखे जाएं और फिर मे बी आने वाली जनरेशन को वो भाषा सिखाई भी जाए, वो लिपि सिखाई जाए? श्वेतमा, देखो, इस विषय के ना दो एस्पेक्ट हैं जी। सिंपल, एक तो है इसका इमोशनल एस्पेक्ट, और मैं ये नहीं कहता कि मेरा नहीं है, मेरा भी है, और एक है इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। दोनों एस्पेक्ट हमें नज़र में रखने पड़ेंगे। अगर हम किसी एक में बह जाएंगे तो दूसरे वाला जो है वो मिस हो जाएगा। टाकरी हमारी डोगरी की स्क्रिप्ट रही है और महाराजा रणवीर सिंह ने टाकरी को परफेक्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, एक परफेक्ट स्क्रिप्ट बनाने के लिए बहुत काम किया। उससे पहले भी थी, डोगरे अक्षर थे, लेकिन वो उसमें कुछ कमियां थी, मात्राओं की कमियां थी, जैसे ई ऊ ए, ये चीज़ों की कमियां थी। उन्होंने इसको एक परफेक्ट लैंग्वेज बनवाया और फिर इसमें किताबें भी लिखवाई, लिखी, ट्रांसलेट करवाई। ख़ास तौर से पब्लिक यूटिलिटी की किताबें उन्होंने करवाई, जैसे आर्मी के लिए कुछ किताबें उन्होंने बनवाई, रेवेन्यू के लिए किताबें बनवाई। जो रणवीर कोड, जिसको आज तक हमारे कोड फॉलो करते थे, रणवीर पेनल कोड, वो डोगरी में भी लिखा। वाओ। ये सारी प्रिंटिंग उन्होंने उस वक्त करवाई, और वो विद्या विलास प्रेस नाम था उसका, जिधर वो प्रिंटिंग होती थी। ये सारा कुछ काम किया हुआ और हमारे बुजुर्गों ने किया हुआ। उन्होंने, महाराजा ने ये कंडीशन लगा दी थी कि जो मेरा कर्मचारी डोगरी के बारे में काम नहीं कर सकता, डोगरी में प्रोफिशिएंट नहीं होगा, उसकी तनख्वाह से 1 रुपया महीने का काटा जाएगा। ओह, कितना बड़ा इनिशिएटिव था। मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी साइकोलॉजी के साथ, हमारे इमोशन के साथ जुड़ी हुई जी। इसलिए इसको बिल्कुल दरकिनार करना और पीछे कर देना मैं कोई ठीक नहीं समझता। लेकिन ये बात भी आपने खुद ही कही, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी है, कि आज जो नई जनरेशन है या जो लिटरेचर लिखने वाले लोग हैं, लिटरेचर पढ़ने वाले लोग हैं,
वो भी तो टाकरी नहीं पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते। टाकरी लिख नहीं हमने सकते। देवनागरी में डोगरी पढ़ी है बट टाकरी नहीं आती। हाँ, क्योंकि डोगरी के लिए देवनागरी अडाप्ट कर ली गई 1940s में। उसके बाद या उससे थोड़ा पहले भी कुछ किताबें पहले भी छप चुकी थी देवनागरी में। तो ये देवनागरी ही इस वक्त चल रही है। अब इस वक्त अगर आप, जब हज़ारों किताबें हैं हमारे पास, कोई हंड्रेड्स के तादाद में राइटर होंगे, डोगरी स्कूलों में किताबें हैं, कॉलेजों में किताबें हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, सारा देवनागरी में है। इस वक्त अगर आप एक नई स्क्रिप्ट इसमें इस लेवल पे लाने की कोशिश करके सब कुछ तब्दील करने की कोशिश करेंगे, कोई राइटर तो लिख नहीं सकता इसमें, कोई लिख नहीं रहा, तो वो एक Sustain नहीं कर- इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है। लेकिन क्योंकि ये बड़ी है तो हमारी इमोशनल चीज़ और हमारी पहचान भी है, आइकॉनिक है, मैं इसको कहूँगा, विरासत है हमारी। जिसे पहचाना जाता है कि ये डोगरी है। इसको अब क्या किया जाए? इसका एक तो ये है कि मैं, जो मेरी सलाह है वो ये है कि इसको हम स्कॉलरली लेवल पे प्रिजर्व करने की कोशिश करें। आफ्टर ऑल हमारी जो पांडुलिपियाँ हैं, हमारा जो पुराना लिखा हुआ किताबें हैं, हिसाब किताब है, या अगर कोई रिसर्च करना चाहता है हिस्ट्री पे, तो उसको अगर वो राजों की लिखी हुई लिखते हैं और संधियां आपस में, और ये जो सब कुछ पुराना है वो पढ़ना होगा, तो वो इसी टाकरी में लिखा हुआ है, इसलिए उसको वो भाषा आनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी जैसी जगह में इस टाकरी लैंग्वेज का अपने सेंटर होने चाहिए, रिसर्च सेंटर, जिधर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए स्कॉलर्स को, और पांडुलिपियाँ हों जिधर उनका डिसाइफर किया जाए, उनको पढ़ा जाए, और हिस्टोरिकल और हमारे जो दूसरे जो कल्चरल हेरिटेज के साथ कनेक्टेड काम है उसमें किए जाएं, और उनको ट्रांसफ़र भी किया जाए दूसरे में, ताकि दूसरे लोगों को भी पता लगे चले बिल्कुल कि क्या क्या लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ इस लेवल के ऊपर हम अपनी टाकरी को प्रिजर्व करने की कोशिश करें, जैसे दुनिया की दूसरी संस्कृत तो खैर अब वैसे भी लोग पढ़ते हैं, शारदा लिपि है, इसके ऊपर काम है, दूसरे और भी हैं। तो इस लेवल के ऊपर टाकरी को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में, और मन भी नहीं कर रहा कि हम इस कन्वर्सेशन को समाप्त करें, पर समय की भी हमारे लिए थोड़ी-सी किल्लत है। सर, बातें हमारी बिल्कुल जारी रहेंगी। हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे मैं और सवाल करूँ। जाने से पहले हमारे जितने यंगस्टर्स स्पेशली, क्योंकि इंस्पायर ज़्यादातर हम युवाओं के लिए फ़ोकस्ड प्रोग्राम रखा है, तो हमारे यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? श्वेतिमा, देखो, मुझे लगता है कि अपनी बातचीत में मैं जो मैसेज देना चाहता था वो बात मैं कर चुका हूँ जी। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने जड़ों से जुड़ने की कोशिश कीजिए। पहली बात, अपने होने के ऊपर कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत महसूस करिए। ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है किसी वजह से, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी से कम हूँ। मैं कुदरत में उतना ही इम्पॉर्टेंट हूँ जितना कोई दूसरा है। तो मुझे अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने खान पान और अपनी हेरिटेज पे गर्व होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़ के रहेंगे, अपने डोगरा होने का अगर आप एक गौरव, आत्मगौरव महसूस करेंगे, तो आपको दुनिया के और हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। ये मैं आपको कह सकता हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत मज़ा आया आज के इस एपिसोड में। हमारे साथ थे पद्मश्री प्रोफेसर ललित मंगोत्रा जी। ये था डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव इंस्पायर। मेरा नाम है श्वेतिमा। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।